नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसे एस्पिरेंट को सामने लेकर आया हूं जिन्होंने ऐसा स्ट्रगल किया, इतनी विपरीत परिस्थितियों में स्ट्रगल किया और सफलता हासिल करी है जिससे आप सभी को इंस्पिरेशन मिलेगा। तो हम स्वागत करते हैं चैनल पर गौरव कुमार सिंह का। गौरव, स्वागत है आपका पाथफाइंडर चैनल पर। जी नमस्कार सर। धन्यवाद। तो गौरव की मैं आपको बता देता हूँ सफलता की छोटी सी स्टोरी एक बार। तो गौरव बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में स्ट्रगल करते हुए 12th क्लास में फेल होने के बावजूद इन्होंने यूपी लोअर पीसीएस में चयन प्राप्त किया है और विपणन निरीक्षक के पद पर अब ये चयनित हुए हैं। तो गौरव, सबसे पहले अपने और अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं और आपके माता पिता क्या करते हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? हाँ सर, हम प्रयागराज के एक गांव है खकैचा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और हमारे पिताजी पूर्व में खेती करते थे। जब मैं 9th क्लास में था, फिर वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगे। उन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा हुआ था। तो गांव में ही एक प्राइवेट स्कूल में वो शिक्षक थे। वो घर पे हमें हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते भी थे। उनकी मैथ, साइंस और इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो वो घर पे हम लोग को पढ़ाते थे, तो काफी हेल्प होती थी। हाई स्कूल के पहले जब मैं 9th में था, तो फिर वो चले गए, जॉब के लिए चले गए। मुझे लगा 15 से 20 हजार रुपये उनकी सैलरी थी उस टाइम पे। और यहाँ मतलब गांव आप में कह जो रहे हैं कि जिस चले गए, मतलब कहाँ चले गए पिताजी? किसी और शहर में नौकरी करने के लिए? शहर में नौकरी करने चले गए, प्रयागराज। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ओके। वहाँ पे वो जॉब करने चले गए। उनका सिलेक्शन हो गया था। तो फिर एक प्राइवेट फर्म में ही, प्राइवेट कंपनी में ही वो जॉब कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब पिताजी की जॉब लग गई, तो हम लोग को थोड़ा सा वो हुआ कि पिताजी ने हमें प्रयागराज पढ़ने के लिए भेजा। फिर तो प्रयागराज आए, फिर यहाँ पे इस इंटरमीडिएट की कोचिंग की। और उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन 12वीं में हुआ ये कि प्रिपरेशन मैं अच्छे से नहीं कर पाया। मेरी प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाई और मैं डर गया था। तो जिस दिन मेरा 12वीं का पहला पेपर था, उस दिन मैं एक सिनेमा हॉल में बैठा हुआ था 3 घंटे, और पेपर छोड़ के वहां पे जाके 3 घंटे व्यतीत किया। घर पे किसी को कुछ नहीं बताया, फिर आके वापस कमरे पे आ गया। और मैं डर गया था, मतलब आप ये कि कह रहे पास होगा हो कि कि नहीं। आप 12वीं कक्षा में बोर्ड एग्जाम से इतना डर गए थे कि आपने पेपर छोड़कर पिक्चर देखने चले गए और आपने बोर्ड एग्जाम छोड़ दिया। जी जी। और आपके 10वीं कक्षा में कितने नंबर आए थे? मतलब आप 10वीं बहुत 10वीं दिमाग में से। मेरे 57% मार्क्स है। ओके। तो मतलब गांव देखो, से ही आज के हमने समय के 10वीं अनुसार कंप्लीट की थी। 57 बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। यूपी, जी। आई एम श्योर बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। तो आप नहीं मतलब एक नहीं। मैं कहूंगा कि आप एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट थे आप 10th 12th क्लास तक। जी 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 बिल्कुल। ओके। हाँ, बस मैथ और हिंदी, इन दो सब्जेक्ट पे मेरी अच्छी पकड़ थी। मतलब ठीक ठाक मैं कर लेता था मैथ और हिंदी में। बाकी इवन मेरा इंग्लिश में 37% नंबर थे केवल। 33 नंबर जो था वो पासिंग मार्क था, और मेरे 37 नंबर थे, केवल 4 मार्क ऊपर थे पासिंग मार्क से इंग्लिश में। तो ये 12th क्लास में जब ये इस तरह से एग्जाम छोड़ दिया तो घर वालों ने डांटा नहीं फिर? पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब बहुत ज्यादा ना, तो समझाया केवल कि ठीक है, अगली बार देना अच्छे से। बाकी हाँ, आसपास तो माहौल बन ही जाता है कि एग्जाम छोड़ दिया मतलब अब ये गया, इसकी मतलब अब कहानी तो इसकी खत्म। पढ़ाई लिखाई छुड़वाओ और इसे किसी और काम धंधे पे लगाओ और इसे सेट कर दो, ये बोला किसी ने? हाँ हाँ। हाँ, मतलब ऐसे लोगों के वो थे, राय थे, लेकिन पिताजी ने इस मामले में सपोर्ट किया। तो फिर उसके बाद फिर से हमने प्रिपरेशन शुरू की। और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट पास किया 71% मार्क्स के साथ। तो अच्छा। इंटरमीडिएट पास किया, तो फिर इलाहाबाद में हमने आईआईटी जेई के लिए कोचिंग करनी शुरू की। तो आईआईटी जेई की कोचिंग कर रहा था यहाँ पे। ट्राई किया, 2 साल तक ट्राई किया, पर उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं। और उसी आईआईटी जेई की कोचिंग के साथ हमने क्या किया कि आईआईटी जेई की कोचिंग के साथ हमने ग्रेजुएशन के लिए भी फॉर्म डाल दिया था। बैचलर ऑफ आर्ट्स से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। वो ग्रेजुएशन के पीछे भी कहानी ये है कि उस समय गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अगर जो इंटर पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा, तो उसे लैपटॉप मिलेगा। तो हमने लैपटॉप के लिए ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया पार्ट टाइम। और कि ऐसे एडमिशन ले लेंगे तो लैपटॉप मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे आईआईटी की तैयारी कर ही रहा हूँ, अगर हो गया तो मैं बीटेक कर लूंगा। तो आईआईटी में तो नहीं हुआ सिलेक्शन। प्री मतलब मेंस भी नहीं निकला, एडवांस की तो बात ही छोड़िए। तो आईआईटी में नहीं हुआ, तो फिर हाँ, लेकिन लैपटॉप मुझे मिला। ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो लैपटॉप मुझे मिला। फिर 2 सालों तक तैयारी की, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या इसमें तो होना से रहा, तो हमने फिर एसएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। अच्छा, और ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में चल रही थी मीनवाइल? हिंदी, पॉलिटिकल साइंस
और हिस्ट्री था। कॉलेज कॉलेज प्रारंभिक जाते आते भारतीय नहीं थे। थे या जाते थे? हाँ, कम जाते थे कॉलेज, बीच बीच में ही जाते थे, क्योंकि यहाँ पे हम शहर में प्रिपरेशन कर रहे थे और हमने गांव में एडमिशन ले रखा था। अच्छा, तब तो फिर कैसे ही हाँ। जाते होगे, मतलब आप तैयारी कर रहे थे फिर पूरी तरह से आपने हाँ, बस तैयारी। एग्जाम से एक रात पहले पढ़ाई करते थे और जाके एग्जाम एग्जाम दे देते थे। अच्छा, अब इसके बाद आपने तुरंत तैयारी शुरू कर दी एसएससी सीजीएल की? एसएससी सीजीएल की जब 2 साल तक मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, आईआईटी जेईई में अटेम्प्ट खत्म हो गया, तो फिर हमने सीजीएल की तरफ मतलब आ गए और सीजीएल शुरू कर दिया। तो ये कौन से सीजीएल की साल की बात प्रिपरेशन है? ये होगा साल 2014 के आसपास, अच्छा। क्योंकि 15 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। हाँ तो हाँ। 2014 में सीजीएल की प्रिपरेशन की, 8-9 महीने कोचिंग की उस सीजीएल के लिए। लेकिन उसके भी एग्जाम दे रहा, पर उसका भी प्री नहीं निकला कभी भी। अरे, और उसके क्योंकि बाद आपने फिर अपना टारगेट कर दिया कि पीसीएस में जाना है सीजीएल से? नहीं नहीं, उसके बाद भी फिर हुआ ये कि इस सीजीएल में नहीं हुआ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो कर लेता था, पर इंग्लिश नहीं कर पाता था, क्योंकि इंग्लिश शुरू से ही मेरी थोड़ा सा कमजोर थी। हम्म। तो और दूसरा ये है कि इंग्लिश की कोचिंग जब मैं एसएससी की करने जाता था तो मन नहीं लगता था, तो टीचर जब पढ़ाते रहते थे तो मैं क्या करता था कि कई दोस्तों के साथ यहाँ पे आजाद पार्क है, चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में। हम्म। तो मैं आजाद पार्क दोस्तों के साथ भाग जाता था और वहाँ पे अमरूद अमरूद खाता था, वो सब करता था। ऐसे ही टाइम पास करता था। और जब वो खत्म हो गया, मतलब इंग्लिश की जब क्लास खत्म हो जाती थी, तो फिर आके क्लास ज्वाइन कर लेता था। तो मतलब इंग्लिश से डर जैसे लगने लगा था, उसमें मन ही नहीं लग रहा था। तो इस ये वजह से। ये आपकी कुछ परंपरा है क्या अपनी, कि जहां पे डर लगता है या जो फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ कमजोर है ये, तो उसकी क्लास छोड़ के चले जाओ कहीं पार्क में, कहीं फिल्म में? मतलब ऐसा क्यों है, मतलब चुनौतियों से भाग रहे थे आप पहले? हाँ बिल्कुल, हाँ मुझे डर लग जा रही थी। मुझे तो लग वो रहा था कि ऐसा कब हुआ कि आपने चुनौतियों का सामना करना सीखा? मतलब अभी तो आप चुनौतियों से भाग रहे हो। व्हेन वाज द हाँ, टाइम व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे इन चुनौतियों का सामना करना है, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, इसको सुधारना पड़ेगा और सीरियसली तैयारी करनी पड़ेगी, ये सोच या ये समझ कब आई? फिर हुआ ये कि ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया और सीजीएल के लिए मैं एग्जाम देता रहा, लेकिन क्वालिफाई तो नहीं कर पाया कभी। फिर एक हमारे रिलेटिव भैया थे, अतुल भैया, तो उनका प्रसार भारती में सिलेक्शन हो गया था। तो उनकी पोस्टिंग हो गई थी रीवा मध्य प्रदेश में। तो फिर क्या हुआ कि मैं उनके साथ शिफ्ट हो गया रीवा मध्य प्रदेश में। एक्चुअली थोड़ा सा फाइनेंशियल वो सपोर्ट करते थे भैया हमें, एग्जाम एग्जाम के फॉर्म वॉर्म भराना, वो सब करना। क्योंकि पैसे की थोड़ी घर पे दिक्कत थी, तो मैं पिताजी से मांगने में वो करता था, हाँ, संकोच किराया करता मतलब था। किराया वगैरह भी लगता है, प्रयागराज में रह रहे हो तो खर्चे हाँ भी। हाँ। तो उससे बेहतर आप जी अपने जी। भैया के साथ शिफ्ट हो गए, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना है तो माहौल भी अच्छा मिल जाएगा, मेरे ख्याल से यही कारण हाँ होगा। हाँ। जी जी। हाँ, उन भैया को कॉलोनी मिली थी और वो अकेले रहते थे, तो वो बोले कि आके यहीं पे रहो। तो उनके साथ मैं रहने लगा और वहीं से फिर सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन हमने शुरू कर दी। तो फिर उसी बीच में हमने बैंकिंग के लिए भी ट्राई किया। और बैंकिंग में भी आईबीपीएस आरआरबी का एक बार मेरा प्री निकला था। उसके बाद आईबीपीएस पीओ का भी देता था और भी एग्जाम देते थे, पर उसमें मेरा कभी प्री भी नहीं निकला, मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन उसमें भी, बैंकिंग में भी। फिर क्या हुआ कि 2019 में इस वैकेंसी का फॉर्म आया, यूपी लोअर पीसीएस का। ओके। तो इस वैकेंसी के लिए हमने अप्लाई किया। फिर जब मैं एमपी में था उसी समय पे क्या हुआ कि उसी समय हमने वो ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दी, मतलब यूट्यूब से देख के पढ़ने लगा और सेल्फ स्टडी कर रहा था। तो एक बार मैं वर्ल्ड वार के बारे में वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ रहा था बुक में। तो अचानक से मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, अगर इससे रिलेटेड कुछ वीडियो मिल जाता तो मुझे समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो फिर मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, उसमें फिर आपका वीडियो दिखा। तो आपका वीडियो दिखा, तो फिर मैं वो वीडियो देखा, वर्ल्ड वार से रिलेटेड जो भी आपके वीडियो थे। उसके बाद फिर आपका पढ़ाने का तरीका जो था वो मुझे अच्छा लगा, मतलब कि अच्छे से समझाने का तरीका जो था वो थोड़ा सरल था आपका। तो फिर मैं क्या हुआ कि वीडियो को देखा, वर्ल्ड वार से रिलेटेड मुझे समझ में आया, काफी अच्छा लगा। मुझे लगा कि मतलब जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो यहाँ से मिली। फिर हमने क्या किया कि सभी आपके उस चैनल पे जितने भी आपके वीडियो पड़े हुए थे, सबने, यूट्यूब में एक फंक्शन होता है सेव वॉच लेटर। तो वहां पे मैंने सारे वीडियो आपको सेव वॉच लेटर की तरह करके कलेक्ट कर लिए, जितने भी वीडियो पड़े हुए थे उस चैनल पे। उसके बाद फिर मैं उसको मूवी या वेब सीरीज की तरह लगातार देखता रहा। और मैं अपने पास हमेशा वीडियो देखते समय A4 साइज पेपर रखता था। A4 साइज पेपर रखता था, उस पेपर में क्या करता था कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे उसको उसी समय नोट डाउन कर लेता था। और वन वन लाइनर फॉर्म में, मतलब वन लाइन के फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती थी वो मैं नोट कर लेता था। बाकी वीडियो के पीछे की जो कहानी होती थी वो मैं याद कर लेता था।
तो ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद से रेगुलर मिशन आपको फॉलो करने लगा। और भी कई टीचर टीचर थे उस चैनल पे, काफी अच्छे टीचर थे, तो मैं सबको फॉलो करने लगा। और कई और भी चैनल थे, उनको भी फॉलो कर रहा था। फिर उसके बाद यूट्यूब से जब मदद मिलने लगी तो फिर मैं वही इस A4 साइज में लिखता, और जब एग्जाम नजदीक आता तो उसको रिवाइज कर लेता वन लाइनर फॉर्म में, तो पूरा ऐसा लगता कि जैसे कि अभी जस्ट पढ़ाई हो। तो मतलब आपने लोअर पीसीएस के लिए कहीं पर जाकर ऐसे अलग से कोचिंग नहीं ली थी, आप जो भी पढ़ाई कर रहे थे सेल्फ स्टडी और यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ रहे थे, करेक्ट? जी जी जी। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब और मेरे ख्याल से ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक लागू होता है कि अगर आप पढ़ना चाहो तो यूट्यूब पर अवेलेबल सब कुछ है। बस वही बात है कि जी जी आपको बैठकर एक लय बनानी है, आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा बैठकर पढ़ने का, जो थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट इज जी। डुएबल, क्योंकि गौरव ने किया है तो आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, तो 2019 में ये वैकेंसी आई थी और आप तैयारी कर रहे हैं इस तरह से पूरा, फिर आपने एग्जाम कब दिया ये? हाँ, एग्जाम हुआ था सितंबर सितंबर 2019 में। फिर इसका प्री हुआ था। उसके बाद बीच में कोविड का टाइम आया, 20 21। फिर 21 में अक्टूबर में मेंस हुआ था। उसके बाद फिर 22 में इसका क्या कहते हैं रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर मई 2022 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर अभी जस्ट 9 दिसंबर को इसका फाइनल रिजल्ट आया, ओके। जिसमें हमें विपणन निरीक्षक का पद मिला था, मार्केटिंग इंस्पेक्टर का। मतलब ये लगभग सवा तीन साढ़े तीन साल की प्रक्रिया हो गई आपकी एग्जाम की पूरी। जी 2019 जी में जी इसका फॉर्म आया, आपने सितंबर 2019 में पेपर दिया था और फाइनल आपकी ज्वाइनिंग, मतलब अब आएगी ज्वाइनिंग, 9 दिसंबर को फाइनल जी जी रिजल्ट आया है। जी मतलब ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स का टाइम हो जाएगा। जी जी जी। ये अपने आप में एक बहुत लंबा समय है। तो इस बीच आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या लोअर पीसीएस में आपको भरोसा था कि मेरा हो जाएगा हर स्टेज पर? नहीं, जब तक इसके प्री का रिजल्ट नहीं आया था तो मैं और भी एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहा था, जैसे एसएससी दे ही रहा था, और बैंकिंग दे ही रहा था। एसएससी के फॉर्म सस्ते होते थे तो हम लोग हर बार भर ही देते थे, एग्जाम दे रहे थे लेकिन फॉर्म तो भर ही देते थे। तो एसएससी का देते थे, बैंकिंग के एग्जाम देते रहते थे, और भी यूपी पीसीएस के भी देते थे। लेकिन उसका 2 बार प्री दिया था। अपर पीसीएस जो होता है यहाँ पे इलाहाबाद में, अधीनस्थ ये तो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में है। पहले ये वैकेंसी जो लोअर पीसीएस की, वो इलाहाबाद में यूपीपीएससी कराता था। हम्म। तो अभी इनको ट्रांसफर कर दिया गया था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, ये वैकेंसी। तो ओ, उन्होंने पहली बार कराया, तो हमें फायदा ऐसे हुआ इस वैकेंसी में कि जो सिलेबस उन्होंने बदल दिया। उन्होंने पहली बार इस एग्जाम को कंडक्ट कराया, उन्होंने सिलेबस बदल दिया। मेरा मैथ सही था, रीजनिंग सही थी, और मुझे इंग्लिश थोड़ा सही नहीं थी, तो इंग्लिश इसमें थी नहीं, इंग्लिश की जगह पे हिंदी थी। और साइंस था, और जीएस था। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये वैकेंसी है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत दिन से वेट कर रहा था कि सफलता मिले, सफलता मिले। फाइनली एक ऐसी वैकेंसी मिली है जिसमें अगर मैं ट्राई करूँ तो शायद इसमें हो जाए, क्योंकि सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग है, हमें फिट होता है। ओके। आपने मुझे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था। किस दिन आपको, या कोई घटना ऐसी जिसने आपको ये बोल दिया कि नहीं अब पढ़ना पड़ेगा, या समझ में आ गया अपने आप की आज के बाद पढ़ना जरूरी है और जी जी जी। चुरा के नहीं भाग सकते? हाँ, पढ़ाई तो मैं कर रहा था थोड़ी बहुत, मतलब 3 घंटे 4 घंटे कर लेता था। अगर कोई एग्जाम आता था तो मैं 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तक निकाल लेता था। लेकिन वो 2 3 महीने ही रहता था। उसके बाद एग्जाम के दे के आया तो फिर रिलैक्स करता था। लेकिन भैया का फिर ट्रांसफर हो गया दिल्ली के लिए। फिर मुझे लगा कि इतने दिन में आराम किया, अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री है नहीं। मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रखा है। अगर मेरा सिलेक्शन कहीं होता नहीं है तो फिर मैं तो प्राइवेट जॉब में भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि अब ये समय है। और उसमें लोअर पीसीएस के मेंस प्री का रिजल्ट आ चुका था। प्री का रिजल्ट आने के बाद मुझे लगा कि इसमें चांसेस हैं कि अब मेंस के लिए मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। शायद अब यही एक मौका है, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि हमने बताया कि जैसा कि बैचलर ऑफ आर्ट से ही हमने ग्रेजुएशन कर रखा था, तो मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं थी। तो फिर दिल्ली गया। फिर वहां पे आप लोगों के वीडियो फॉलो करता था। जैसे कि मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था उसमें, मेंस में, म्यूकर को लेके, ब्लैक फंगस को लेके, उस पे आपका एक वीडियो पड़ा हुआ था। वो लॉकडाउन का सीजन था, मैं दिल्ली में था, और वहां पे मैं आपका वीडियो देखा हुआ था। तो पेपर में जैसे ही मैं वो क्वेश्चन देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे ये तो अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। और फिर आगे के क्वेश्चन के लिए जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो उससे मुझे थोड़ा सा मतलब ये ऑनलाइन स्टडी से ये लॉब हो रहे थे कि कई क्वेश्चन जो एकदम हूबहू उसमें आए हुए थे, वो सबके सब पेपर में मिले। बाकी बुक्स का कोई वो नहीं है, बुक्स तो मैंने पढ़ाई की है। बस ऑनलाइन का भी काफी योगदान था समझने में, चीजों को समझने में। जो टॉपिक समझ में नहीं आते थे वो ऑनलाइन स्टडी से काफी अच्छे से समझ में आया। ओके।
तो यही तरीका है। देखिए, धीरे धीरे आपको टॉपिक समझने हैं तो यूट्यूब से आप उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूट्यूब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास या तो कोई समझाने वाला शिक्षक नहीं है या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर अन्य कोई गाइडेंस। तो वहां पर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी समस्या आती है, तो आप एक बार यूट्यूब पर उसके लेक्चर जरूर देखें। आपको उनको एक्सप्लेन करते हुए टॉपिक्स मिल जाएंगे और ये बहुत फायदेमंद रहता है फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। हाँ, जैसे कि हिस्ट्री हिस्ट्री को लेके हमेशा हमें दिक्कत होती थी। फिर आपकी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे। तो जब हाँ। मेरा एग्जाम था, मेंस एग्जाम था, तो हमने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। तो एक्चुअली मैं करता ऐसे था पढ़ाई मेंस एग्जाम के लिए कि मैं हर दिन के जो यूट्यूब पे वीडियो होते थे, जिन चैनल्स को या जिन टीचर्स को मैं फॉलो करता था, उनकी प्लेलिस्ट को सेव वॉच लेटर में रख लेता था। फिर हम्म। हर दिन सुबह मैं 3 घंटे, 2 से 3 घंटे A4 साइज पेपर लेके बैठता था सामने, और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करता जाता था हर दिन के। यूट्यूब करंट अफेयर्स हो गया या फिर ये हो गया, तो उसमें हर दिन मैं आपके हिस्ट्री के जो 3 वीडियो थे, हर दिन 3-3 वीडियो करके ऐसे ऐसे करके हिस्ट्री का पूरा मतलब पढ़ता गया। और आपने इतने अच्छे तरीके से उसमें बताया हुआ था कहानी की तरह, तो वो मुझे याद हो गया। फिर हिस्ट्री से मुझे उतना डर नहीं रहा, और मैं उस पे A4 साइज पे उनके पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे उसके नोट्स भी बना लेता था। ओके। तो ये देखिए, इस तरह से आप रिसोर्सेज का यूज जब करते हैं तो आपको अपने नोट्स भी बनाने जरूरी हैं, जैसा कि गौरव ने किया कि उन्होंने A4 साइज पर अपने खुद के नोट्स बनाए। उससे बहुत बेनिफिट रहता है, आप चीजों को और बेहतर समझ सकते हैं। केवल देखना नहीं होगा, आपको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। तो मेरी भी सभी क्लासेस में मैं यही कहता हूँ कि नोट्स बनाओ। अगर पूरा नहीं लिखते स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, तो कम से कम कुछ ऐसी एडिशनल बातें लिख लो जो स्क्रीन पर लिखी हुई नहीं है, जो आपको PDF में नहीं मिलेंगी। वो बातें आपको लिखनी है। और वो आपको पता चल जाता है जब आप लेक्चर देख रहे हैं, तो कई ऐसी नई जानकारियां आपको मिलती है जो आपको पहले जी कभी नहीं पता थी। सो ऑलवेज नोट देम डाउन। और उससे आपके नोट्स और ज्यादा मजबूत बनते जाएंगे और प्रिसाइज नोट्स आपके पास बन जाएंगे। तो गौरव, अब क्या विचार है? सिलेक्शन तो आपने ले लिया है, क्या अभी और जी परीक्षा देंगे आप? PCS के लिए, अपर PCS के लिए, या फिर UPSC के लिए अटेम्प्ट करना है? जी, अपर पीसीएस के लिए ट्राई करना है। मुझे लगता है यूपीएससी के लिए मैं उतना तैयार नहीं हूँ, लेकिन Yeah. अपर पीसीएस के लिए मैं जरूर ट्राई करूंगा। अभी दो बिल्कुल। तीन साल तो ट्राई करूंगा। ओके, ट्राई करिए, बहुत आप मेहनत करें और आप सक्सीड करें, यही हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और जैसा कि आपने बताया, आपकी स्टोरी, जब मेरी आपसे बात हुई फर्स्ट टाइम मैसेज पर, तब मैंने आपकी स्टोरी देखकर यही लगा मुझे कि ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है कि 10th और 12th में इतने कम मार्क्स या फिर फेल होने के बावजूद स्टूडेंट्स आगे सक्सीड कर जाएं कंपटीशन में। और ऐसा नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं किया है, देयर आर सम स्टोरीज आउट देयर लाइक दिस, लेकिन बहुत रेयर होता है ये। तो इसीलिए आप ये इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि चाहे आप कैसे भी हो, फेल हो जाएं, किसी भी तरह की पारिवारिक परिस्थितियां हो, आप हमेशा सक्सीड कर सकते हैं अगर आप मेहनत करने जी को तैयार हैं। चाहे मेहनत आप आज शुरू करो या 2 साल बाद करो, जब शुरू करोगे उस दिन से आपके सिलेक्शन के चांसेस डायरेक्टली शूट अप हो जाएंगे। जी, मुझे भी लगता है कि हाँ, संघर्ष में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप अगर लगे रहेंगे और निरंतर लगे रहेंगे, और मेनली है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लगन लगा के पढ़ाई करनी है। जैसे कि बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, या इवन अपने घर पे रहिए आप, आराम से। अगर ज्यादा टाइम बचता है तो सो जाइए, रिलैक्स करिए माइंड को, कुछ ऐसे काम करिए जिससे आपको खुशी मिले, स्पोर्ट खेलिए। लेकिन पढ़ाई के लिए थोड़ा सा फोकस होके कम ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो सफलता कभी ना कभी तो मिलेगी। कभी ना कभी आपके अकॉर्डिंग भी सिलेबस मिलेगा जैसे मुझे मिला। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम गौरव समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी हाँ कहानी हजारों लाखों लोग तक पहुंचे। अगर आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाहें, कुछ और बात कहना चाहें, तो प्लीज फील फ्री। हाँ सर, मैंने 2017 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वीडियो के एग्जाम में इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर एनटीपीसी जो होता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, लो उसमें, रेलवे में, तो उसका भी मैंने 2017 में मेंस दिया था। प्री में हुआ था, मेंस दिया था, पर उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब की बार फिर से एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, और इसमें प्री में हुआ था, लेकिन लोअर में हो गया था, तो हमने मेंस छोड़ दिया। क्योंकि अच्छा। मुझे लगा कि अगर किसी बच्चे को वो सीट मिल जाएगी तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि हमें तो लोअर में करना है, तो फिर किसी बच्चे की सीट मैं क्यों लूँ। तो इस वजह से मैं छोड़ दिया। चलिए, अच्छी बात है, आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। यू केप्ट नॉकिंग ऑन दी डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी। एग्जाम दोगे, बहुत सारे एग्जाम दोगे, तो किसी ना किसी में सिलेक्शन होगा। और आपको अपने एग्जाम में ज्यादा बेटर करने की कैपेबिलिटी तभी आती है जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे एग्जाम दें, लेकिन हाँ, अगर 2 साल 3 साल किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे फोकस कर रहे हैं तो उस पर अपना फोकस रखिए। और आई थिंक आपने भी यही किया। स्टार्टिंग में आपका SSC फोकस था, उसके बाद आपने अपना फोकस चेंज करके लोअर PCS पे कर दिया, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। और अब मैं उम्मीद जी करता हूँ सर। कि आप अपर PCS भी क्रैक करेंगे, और आपसे आपको एक बार फिर से हम बुलाएंगे अपर PCS क्रैक करने के बाद। जी जी, धन्यवाद सर।
चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन आज हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन एंड वॉचिंग दिस रिव्यू। नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।